नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली न्यूज 24x7 में। कोलेजियम की मनमानी और राष्ट्रपति की शक्तियों पर सवाल। अब तो हद ही हो गई। आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। आपका स्वागत है हमारे विशेष शो में, जहां पर आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो भारत के संवैधानिक ढांचे को सीधे प्रभावित करता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कॉलेजियम सिस्टम की, जिसे कुछ लोग न्यायपालिका में पारदर्शिता का प्रतीक मानते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। कुछ लोग इसे पारदर्शिता का प्रतीक मानते हैं, तो कुछ इसे मनमानी का पर्याय कहते हैं। और साथ ही हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस हालिया फैसले की, जिसमें राष्ट्रपति की शक्तियों पर नई बंदिशें लगाई गई हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों पर क्या यह संविधान के मूल ढांचे के साथ खिलवाड़ है? क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद अब केवल रबर स्टैंप बनकर रह जाएंगे? इन सवालों का जवाब तलाशते हैं। पिछले कुछ समय से कॉलेजियम सिस्टम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले सुर्खियों में हैं। खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के उस अधिकार पर सवाल उठाया है जिसे आम बोलचाल में जेबी वीटो यानी पॉकेट वीटो कहा जाता है। क्या है ये? कोर्ट ने यह भी कहा है कि विधेयक पर फैसला लेने के लिए राष्ट्रपति को अब एक डेडलाइन का पालन करना होगा। अब राष्ट्रपति को डेडलाइन का पालन करना होगा। अब ये काले कोट वाले लोग बताएंगे, अब ये जज साहब लोग बताएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह संवैधानिक संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश है? आइए इसकी गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यह कोलेजियम सिस्टम है क्या। आप बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी आपके लिए थोड़ा सा मेरे को बताना जरूरी है। कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय भी दें। भारत में उच्च न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्तियां और तबादले का फैसला एक खास व्यवस्था के तहत होता है, जिसे कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। यह कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों के जरिए ये व्यवस्था बनाई गई। 1981, 1993, 1998, इन तीनों केसों को समझना होगा। 1981 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों की नियुक्ति में कार्यपालिका यानी सरकार की अहम भूमिका होगी। 1993 में दूसरे जजेस केस में कॉलेजियम सिस्टम की नींव पड़ी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों की नियुक्ति का फैसला मुख्य रूप से न्यायपालिका करेगी। कांग्रेस उस समय सत्ता में थी, लेकिन कांग्रेस चूं तक नहीं बोली। क्या कांग्रेस को इससे कोई लाभ था? खैर, 1998 तीसरे जजेस केस में कॉलेजियम को और मजबूत किया गया। लेकिन यहां सवाल उठता है, क्या यह सिस्टम वाकई पारदर्शी है? कॉलेजियम में कुछ न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज शामिल होते हैं, जो बंद कमरे में जजों के नाम तय करते हैं। ना कोई सार्वजनिक जवाबदेही, ना कोई प्रतिक्रिया।
कई बार ऐसे जो है नाम सामने आते हैं, कई बार आपने देखा होगा ऐसे नाम सामने आए जिन पर सवाल उठे। मिसाल के तौर पर कुछ जजों की नियुक्ति को लेकर उनके अनुभव या पृष्ठभूमि पर बहस हुई। अब समझिए, क्या यह संवैधानिक लोकतंत्र के लिए ठीक है? एक छोटा सा समूह बिना किसी बाहरी निगरानी के इतने बड़े फैसले ले। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि कॉलेजियम सिस्टम ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता तो दी है, लेकिन पारदर्शिता और जवाबदेही की कीमत पर सवाल बड़े खड़े होते हैं। और कॉलेजियम की आलोचनाएं, गुप्त प्रक्रिया, पक्षपात के आरोप, कार्यपालिका की सीमित भूमिका। दूसरी ओर कॉलेजियम के समर्थक कहते हैं कि यह सिस्टम न्यायपालिका को सरकार के दबाव से बचाता है। लेकिन जब हम देखते हैं, किसी भी केस में आप देख लें, जब हम देखते हैं कि कैसे कॉलेजियम ने कई बार सरकार के सुझावों को नजरअंदाज कर दिया, तो सवाल उठता है, क्या यह मनमानी नहीं है? क्या यह मनमानी नहीं है? राष्ट्रपति की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट की कैची, क्या यह मनमानी नहीं है? अब बात कर लेते हैं उस फैसले की, जो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिसने राष्ट्रपति की शक्तियों पर नई बहस छेड़ दी। भारत का संविधान राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक और कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख बनाता है। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन अनुच्छेद 74 में यह भी स्पष्ट है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी होगी, जैसा कि हमारे संविधान में लिखा है। अब हम आपको एक एक करके इस पूरी खबर की डिटेल देते हैं। राष्ट्रपति के पास विधेयक को मंजूरी देने, वापस भेजने या कुछ मामलों में रोकने का अधिकार है। इसे ही पॉकेट वीटो कहा जाता है, यानी राष्ट्रपति किसी विधेयक पर कोई फैसला ना लेकर उसे लटका सकते हैं। लेकिन हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कहा कि यह जेबी वीटो यानी संविधान में नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति को विधेयकों पर फैसला लेने के लिए कम समय सीमा का पालन करना चाहिए। कोर्ट में कितने मामले पेंडिंग रहते हैं? क्या किसी ने सवाल पूछा? अब सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति के संवैधानिक अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं है? उदाहरण के लिए 1984 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाक बिल पर पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। क्या अब कोर्ट यह कह रहा है कि राष्ट्रपति को हर हाल में जल्दी फैसला लेना होगा, चाहे वह कितना भी संवेदनशील मुद्दा हो? बड़ा सवाल है। ये
बहुत ही गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई भी कोर्ट इस तरह की बातें नहीं कर सकता। अब यह समझना जरूरी है कि संविधान में राष्ट्रपति को कुछ विवेकाधीन शक्तियां दी गई। मिसाल के तौर पर अगर कोई विधेयक संविधान के खिलाफ हो तो राष्ट्रपति उसे वापस भेज सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि पॉकेट वीटो का कोई आधार नहीं। क्या यह संवैधानिक संतुलन को प्रभावित नहीं करता? सवाल है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कहा है कि पॉकेट वीटो का कोई आधार नहीं, तो क्या यह संवैधानिक संतुलन को प्रभावित नहीं करता? यह सवाल है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राज्यपालों के बाद अब राष्ट्रपति भी कटघरे में लाने की कोशिश की जा रही है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि कैसे कई राज्यों में राज्यपालों और राज्य सरकारों के बीच टकराव हुआ। तो अब राष्ट्रपति के लिए डेडलाइन तय करके क्या कोर्ट कार्यपालिका की स्वायत्तता को कम कर रहा है? उसको डर है? आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं, बहुत जरूरी है। कॉलेजियम और राष्ट्रपति की शक्तियों का आपस में संबंध क्या है, यह भी आपको जानना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉलेजियम और राष्ट्रपति की शक्तियों का आपस में क्या संबंध है। दरअसल ये दोनों ही मुद्दे भारत के संवैधानिक संतुलन से जुड़े हैं। कॉलेजियम सिस्टम जो आपके कान को पका दिया होगा बार बार सुनकर, कॉलेजियम सिस्टम के तहत जजों की नियुक्ति में राष्ट्रपति की भूमिका केवल औपचारिक है। कॉलेजियम जो नाम भेजता है, राष्ट्रपति को उसे मंजूरी देनी होती है। लेकिन कई बार सरकार ने कॉलेजियम के सुझावों पर आपत्ति जताई है, कई बार आपत्ति जताई है। तो सवाल उठता है कि कॉलेजियम, सरकार और राष्ट्रपति इनमें आपस में समन्वय में एक, जिसे कहते हैं ना कि बराबर की बात क्यों नहीं है। एक उदाहरण मैं समझाता हूं। 2015 में जो है एनजेएसी यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, उसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया था। अब एनजेएसी का मकसद था कि जजों की नियुक्ति में कार्यपालिका की भी भूमिका हो, लेकिन कॉलेजियम सिस्टम को बरकरार रखने के फैसले ने यहां सवाल खड़ा किया कि क्या न्यायपालिका अपनी शक्ति को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है, और वैसा किया भी गया। अब जब राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करते हैं तो यह साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने उनके विवेकाधीन अधिकारों को सीमित करने की कोशिश की, और कॉलेजियम सिस्टम के तहत भी राष्ट्रपति की भूमिका को कम किया गया है। क्या यह एक संकेत है कि संवैधानिक संस्थाओं के बीच शक्ति का संतुलन बिगड़ रहा है? बड़ा सवाल है। और अगर ऐसा हो रहा है तो कौन ये कर रहा है? कौन लोग हैं इसको कर रहे हैं?
भारत का संविधान तीनों अंगों, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इसके बीच के संतुलन की बात करता है। लेकिन जब कॉलेजियम जैसे सिस्टम की जो है बिना जवाबदेही के काम करते हैं और राष्ट्रपति जैसे पदों पर डेडलाइन थोपी जाती है, तो क्या यह लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? बड़ा सवाल है। जनता की राय और भविष्य की दिशा इससे तय होगी। आखिर पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अब इन्वॉल्व कौन हो रहा है? न्यायपालिका राष्ट्रपति के कार्य में इन्वॉल्व हो रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि पूरे मसले पर जनता की क्या राय है? क्या कॉलेजियम सिस्टम में सुधार की जरूरत है? क्या राष्ट्रपति की शक्तियों को और स्पष्ट करने की जरूरत है? हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय बिल्कुल साफ है। उनका कहना है कि बिल्कुल यह गलत है और राष्ट्रपति की शक्तियों को आप इस तरह से छेड़ नहीं सकते। आप भी बताएं दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अधिक से अधिक शेयर करें, बने रहें। बहुत बहुत